शुभ चिंतक मधुकर, रूपाली कहाँ है? विनीला जी ने पूछा। वे मधुकर की कार की आवाज़ सुनकर बाहर चली आई थी। मधुकर के अंदर आने की प्रतीक्षा भी नहीं की थी उन्होंने। कहाँ है मतलब? घर में ही होना चाहिए उसे। मधुकर चकित स्वर में बोला। लो और सुनो, सुबह तुम्हारे साथ ही तो गई थी, होना भी तुम्हारे साथ ही चाहिए था। मैंने सोचा तुम दोनों ने कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाया है। तुमने हमें सूचना देने की आवश्यकता भी नहीं समझी। माँ, हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था। रूपाली को कुछ खरीदारी करनी थी। मैंने सोचा कि शॉपिंग करके वह घर लौट आई होगी। मधुकर चिंतित हो उठा। रूपाली तो दूसरे परिवार से आई है, पर तुम्हें क्या हुआ है? इस घर के नियम कायदे तुम तो अच्छी तरह जानते हो। कौन से नियम कायदे माँ? मधुकर ने प्रश्नवाचक मुद्रा बनाई। यही कि घर से बाहर जाते समय यदि तुम लोगों का अहम बड़ों से अनुमति लेने की औपचारिकता नहीं निभाना चाहता तो ना सही, कम से कम सूचित करके तो जा सकते हो। सुबह 9 बजे घर से निकली है रूपाली, कम से कम फोन तो कर सकती थी कि कहाँ गई है और घर कब तक लौटेगी। विनीला जी क्रोधित स्वर में बोली। सॉरी माँ, भविष्य में हम ध्यान रखेंगे। मैं अभी पता लगाता हूँ। मधुकर ने रूपाली का नंबर मिलाया और उसका स्वर सुनते ही बरस पड़ा। कहाँ हो तुम? सुबह 9 बजे घर से निकली हो, अभी ऑफिस से घर पहुँचा हूँ और तुम गायब हो। माँ बहुत गुस्सा है, तुरंत घर चली आओ। अरे वाह, कह दिया घर चली आओ। मैंने तो सोचा था कि तुम ऑफिस से सीधे यहाँ मुझे लेने आओगे। कहाँ लेने आऊँगा तुम्हें? मुझे तो यह भी पता नहीं तुम हो कहाँ। मैं कहाँ होंगी, इतना तो तुम स्वयं भी सोच सकते हो। अपने मायके में हूँ मैं, और कहाँ जाऊँगी? फिर से अपने मायके में? तुम तो शॉपिंग करने गई थी, उसके बाद अपने घर आना चाहिए था। मधुकर क्रोधित हो उठा। क्यों नाराज होते हो? आज मेरे पापा का जन्मदिन है, उनके लिए उपहार खरीदने ही तो गई थी। रूपाली रुआसी स्वर में बोली। वह अपने अभिनय और अदाओं से अपना काम निकलवाने और दूसरों को प्रभावित करने में अत्यंत कुशल थी। लेकिन उसने तो नहीं बताया था कि उसने उपहार केवल अपने पापा के लिए ही नहीं, अपनी मम्मी, भाई भाभी और उनके प्यारे से 5 वर्षीय पुत्र रिंकी के लिए भी खरीदे थे। साथ ही बड़ा सा केक, मिठाई, नमकीन आदि लेकर वे अपने पापा का जन्मदिन मनाने के इरादे से अपने घर पहुंची थी और फिर सभी उपहार अपने मम्मी पापा, भाई भाभी के समक्ष फैला दिए थे। उपहार देखकर मायके वालों ने उत्साह नहीं दिखाया तो रूपाली को निराशा हुई। इतना सब खर्च करने की क्या आवश्यकता थी रूपाली? तुम तो जानती हो कि मैं जन्मदिन मनाने की औपचारिकता में विश्वास नहीं रखता हूँ। क्या तुमने कभी मुझे जन्मदिन मनाते देखा है? आप विश्वास नहीं करते ना सही, पर मैं तो आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। पर देख रही हूँ कि आजकल आप लोगों को मेरा यहाँ आना जाना अच्छा नहीं लगता। कैसी बातें करती है बेटी, तू तो हमें प्राणों से भी प्यारी है, पर कुछ अन्य बातों को भी ख्याल रखना पड़ता है। उसके पापा हरदयाल जी ने उसे सीने से लगा लिया और अपने आंसू पोंछ लिए। ऐसी किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है पापा? रूपाली ने पूछा। इससे पहले कि पापा कुछ कह पाते, मधुकर का फोन आ गया था। फोन पर मधुकर का स्वर सुनते ही वह सकपका गई थी। उसके स्वर से ही रूपाली को उसके क्रोध का आभास हो गया था, पर हरदयाल जी के जन्मदिन की बात सुनकर वह शांत हो गया था। तुमने बताया नहीं था कि पापा का जन्मदिन है आज? जरा फोन दो उन्हें, मैं भी बधाई दे दूं। रूपाली ने फोन उन्हें पकड़ा दिया। रूपाली आई है, तुम भी आ जाते तो अच्छा लगता। जन्मदिन की बधाई स्वीकार कर धन्यवाद देते हुए हरदयाल जी बोले। क्षमा करिए पापा, आज नहीं आ सकूंगा। अभी ऑफिस से आया हूँ,
कल इंस्पेक्शन है, बहुत सा काम घर लेकर आया हूँ, फिर कभी आऊँगा फुर्सत से। ठीक है, हम वृद्धों का जन्मदिन मनाने का समय कहाँ है तुम युवाओं के पास। हरदयाल जी हंसे। ऐसा मत कहिए पापा, रूपाली ने पहले कहा होता तो मैं अवश्य आता। भैया से कहिएगा कि रूपाली को घर छोड़ दें। मधुकर ने स्वर को भरसक मीठा बनाने का प्रयास किया, पर हरदयाल जी ने उसके स्वर की कटुता को फोन पर ही अनुभव किया था। हरदयाल जी ने केक काटा। रूपाली की भाभी ने कुछ अन्य पकवान बना दिए। रूपाली और उसके भाई रतन ने मिलकर हरदयाल जी के जन्मदिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रतन बेटे, रूपाली को उसके घर छोड़ाओ, और देर करना ठीक नहीं है। 15-20 मिनट रुकिए, मैं जरा बाजार तक जा रहा हूँ, कहकर रतन बाहर निकल गया और रूपाली अपने माता पिता से बातचीत में व्यस्त हो गई। तभी रिंकी, उसका 5 वर्षीय भतीजा, उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। क्या है रिंकी, कहाँ ले जा रहा है बुआ को? हरदयाल जी ने प्रश्न किया था। दादाजी, बुआ जी को मम्मी बुला रही हैं। क्या बात है भाभी, आप मुझे बुला रही थी, वहीं आ जाती ना। रूपाली हैरान थी। जो कुछ मैं तुमसे कहना चाहती हूँ रूपाली, वह माँ और पापा के सामने कहना संभव नहीं हो सकेगा, उसकी भाभी रिया बोली। ऐसी भी क्या बात है भाभी? पहली बात तो यह है कि तुम जो उपहार अपने भैया और मेरे लिए लाई हो, मैं नहीं रख सकती। रिंकी का उपहार मैंने रख लिया है। क्यों भाभी? मैं तुमसे बड़ी हूँ रूपाली, जो कहूँगी तुम्हारे भले के लिए ही कहूँगी। आशा है तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी। आपकी बात का बुरा मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपने तो सदा मुझे अपनी सगी बहन जैसा दुलार किया है। तो सुनो रूपाली, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अब वही तुम्हारा परिवार है। नए वातावरण में हर किसी को अपना स्थान बचाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इस तरह हर दूसरे दिन तुम्हारा यहाँ आना उन्हें शायद ही अच्छा लगे। मैं समझ गई भाभी, यह साड़ी मैंने आपके लिए बड़े चाव से खरीदी थी, इसे तो आप रख लीजिए। सही अवसर देखकर यह साड़ी तुम मधुकर की माँ को भेंट कर देना, उन्हें अच्छा लगेगा। हम सब तुमसे भली भांति परिचित हैं रूपाली, पर ससुराल में तुम्हारे नए रिश्ते बने हैं, उन्हें मजबूत करने के लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। आपने मुझे ठीक से समझा नहीं है भाभी, मैं वहाँ भी सबको सम्मान देती हूँ, पर आप सबसे मिलने को मेरा मन तड़पता रहता है, इसलिए अवसर मिलते ही दौड़ी चली आती हूँ। हर पल माँ पापा की याद मुझे व्याकुल करती है। भाभी, उसको समय से दवा देना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना कौन करेगा? भाभी, ये सब मैं ही तो किया करती थी। रूपाली सिसकने लगी। मैंने तुम्हें दुखी कर दिया रूपाली, तुम्हारी जैसी ननद और बहन पाना तो सौभाग्य की बात है, पर अब अपने लिए सोचो। रूपाली, हम सब तुम्हारी सुखी गृहस्थी देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें समझाने का यत्न कर रही हूँ। माँ पापा की चिंता करने को मैं हूँ ना। यह क्यों नहीं कहती भाभी कि अब मेरा आना जाना आपको अच्छा नहीं लगता। गलती से भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालना रूपाली, अक्सर महिलाओं से ही ऐसी आशा की जाती है कि वे जिस परिवार से 20-25 वर्षों से जुड़ी रही हैं, उसे एक झटके से भूल जाएं। पर चिंता क्यों करती हो? जब मन हो फोन कर सकती हो, मोबाइल है ना तुम्हारे पास? जब मेरा विवाह हुआ था तब तो यह सुविधा भी नहीं थी। अपनों से बात करने को तरस जाती थी मैं। भाभी का बर्राया स्वर सुनकर चौंक गई थी। रूपाली, अपनों से दूर होने की त्रासदी भोगने वाली वह अकेली नहीं है। यह तो उस जैसी हर युवती की व्यथा है, पर अब वह स्वयं को इस परिवर्तन के लिए तैयार करेगी। भावुकता में बहकर
सबके उपास का पात्र नहीं बनेगी। उसकी विचारधारा तो समुद्र की तरह अविरल बहती रहती। पर तभी रतन भैया लौट आए थे। वे मिठाइयों के डिब्बे, मेवे, नमकीन उसके, मधुकर तथा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए उपाल लाए थे। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी भैया? रूपाली संकोच से गिर गई थी। यह बेकार का खर्च नहीं है पगली, यह तो तेरे भैया के स्नेह का प्रतीक है। जब भी इन वस्तुओं को देखेगी भैया की याद कर लोगी। शीघ्र ही उपहारों के साथ रूपाली को लेकर रतन उसके घर पहुंचे। यह सब क्या है रूपाली? इस तरह बिना बताए घर से चले जाना कहाँ की समझदारी है? पूरे दिन चिंता के कारण हमारा बुरा हाल था। रूपाली को देखकर विनीला जी स्वयं पर संयम न रख सकी। भूल हो गई रूपाली से आंटी, आज पापा का जन्मदिन था। हर्ष के कारण आपको सूचित करना भूल गई। आज क्षमा कर दें, आगे से ऐसा नहीं होगा। रतन ने रूपाली की ओर से क्षमा मांगी। यह क्या भले घर की बहू बेटियों के लक्षण हैं? कभी सहेली के यहाँ चली जाती है, कभी मायके जा बैठती है। रतन बेटे, बुरा मत मानना, मैंने रूपाली और अपनी बेटी में कभी कोई अंतर नहीं समझा, पर गलती के लिए टोकना ही पड़ता है। अब बस करो माँ, मैं समझा दूंगा रूपाली को। रतन भैया को चाय पानी के लिए तो पूछो। मधुकर ने हस्तक्षेप किया। तभी मधुकर की छोटी बहन संगीता ने चाय नाश्ता लगा दिया। अब तक वेनिला जी का क्रोध भी शांत हो गया था। मधुकर के पिता आदित्य बाबू रतन से वार्तालाप में लीन हो गए। अपने पापा को हमारी शुभकामनाएं भी दे देना बेटे। रतन चलने का लगा तो आदित्य बाबू और वेनिला जी ने वातावरण को सामान्य करने का प्रयत्न किया। रतन के जाते ही रूपाली के आंसुओं का बांध टूट गया। वह देर तक फफक कर रोती रही। यदि तुम्हारा रोने का कार्यक्रम समाप्त हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ? रूपाली को धीरे धीरे शांत होते देखकर मधुकर ने प्रश्न किया। अब भी कुछ कसर रह गई हो तो कह डालो, रूपाली सुबकते हुए बोली। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, यही कहकर तुम घर से निकली थी, फिर अचानक अपने घर क्यों पहुंच गई? पापा का जन्मदिन था, वहां चली गई तो क्या हो गया? ठीक है, पर जब तुमने यह निर्णय लिया तो मुझे या माँ को सूचित करना चाहिए था या नहीं? मैं क्या तुम लोगों की कैदी हूँ कि अपनी इच्छा से कहीं आ जा नहीं सकती? रूपाली, अब तुम हमारे घर की सदस्य हो और तुम्हारे व्यवहार से हमारे परिवार की गरिमा और मान सम्मान जुड़े हुए हैं। तुम माँ पापा की आशा आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु हो। तुमने न केवल उन्हें बल्कि स्वयं अपने परिवार को भी बहुत दुख पहुंचाया है। मैं भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं चाहता। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यही समझ लो। सप्ताह में 3 दिन वहां जाकर पड़े रहने में तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? तुम मुझे कुछ नहीं कहना। तर्क वितर्क धीरे धीरे उग्रता की सीमा छूने लगा था। उन लोगों पर उपकार करने नहीं जाती मैं। मेरे जाने से उन्हें असुविधा होती है, यह तो समझ में आता है, पर तुम्हें बुरा लगता है, यह मेरी समझ से परे है। आज भी देखो रतन भैया ने कितना कुछ दिया है। रूपाली लपक कर रतन द्वारा दिए गए उपहार उठा लाई। ढेर सारी मिठाई, मेवा, फल, नमकीन और घर के सदस्यों के लिए वस्त्र आदि देखकर मधुकर चकित रह गया। रूपाली, तुम क्या क्या उपहार लेकर गई थी वहाँ? माँ की साड़ी, पापा के लिए जैकेट, भैया और रिंकी के लिए उपहार तथा भाभी के लिए साड़ी। ये उपहार नहीं थे रूपाली, यह ऐसा बोझ तुमने उनके सिर पर डाल दिया जिसका प्रतिदान आवश्यक था। अतः रतन भैया को बदले में तुम्हें देने के लिए यह सब खरीदना पड़ा। दया करो उन पर और हम पर भी। रतन भैया इन छोटे मोटे खर्चों की चिंता नहीं करते। रूपाली, तुम्हारे छोटे भाई रमन और बहन रमोला की पढ़ाई का खर्च भी वे ही उठा रहे हैं। पापा की पेंशन में यह सारा खर्च नहीं उठाया जा सकता।
तुम्हारे विवाह में भी सारा भार उन्हीं के कंधों पर था। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अधिक समझदारी से काम लेना चाहिए? रूपाली चुप रह गई। भाभी ने उसके द्वारा उपहार में दी साड़ी नहीं ली, यह सोचकर वह पुनः व्यथित हो गई। शायद भाभी इसी बहाने अपनी बात कहना चाहती थी। हर तरफ से वही सबके निशाने पर है। वह भी कुछ ऐसा करेगी कि किसी को उंगली उठाने का अवसर ना मिले। रतन वापस पहुंचा तो घर में सभी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या हुआ रूपाली के यहाँ, सब ठीक तो है? रतन को देखते ही उसकी माँ ने प्रश्न किया। ठीक समझो तो सब ठीक है, पर आंटी बहुत नाराज थी। घर में किसी को बताए बिना ही चली आई थी रूपाली। वे कह रही थी कि यह क्या भले घर की बहू बेटियों के लक्षण हैं। उत्तर में तुमने क्या कहा? हरदयाल जी ने प्रश्न किया। मैंने तो झटपट क्षमा मांग ली और कह दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उनके घर के झगड़े में मैं क्यों फंसूं? यह समस्या तो रूपाली को ही सुलझाने दो। मैंने तो रिया से कहा था कि रूपाली को समझाए। हम तो ठहरे माता पिता, बेटी को अपने ही घर आने से रोक भी नहीं सकते। रतन की मम्मी दुखी स्वर में बोली। बड़ा कठिन काम सौंपा था आपने। मम्मी, मैं तो रूपाली की भाव भविता से ही समझ गई थी। मेरी बात उसे बहुत बुरी लगी थी। रिया दुखी स्वर में बोली। कोई बात नहीं रिया, सब ठीक हो जाएगा। रूपाली अपने घर में व्यवस्थित हो जाए तो हम सब क्षमा मांग लेंगे उससे, हरदयाल जी बोले। रात भर ऊहापोह में बीतकर रूपाली सुबह उठी तो भैया द्वारा दिए गए उपहार उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। किसी ने उनको खोला तक नहीं था। रूपाली सारे उपहार लेकर विनीला जी के पास पहुंची। मम्मी, यह सब कल भैया दे गए थे, वह किसी प्रकार बोली। विनीला जी ने एक गहरी दृष्टि उपहारों पर डालकर लंबी निश्वास ली थी। रूपाली, तुम्हारा अपने परिवार से लगाव स्वाभाविक है बेटी, पर हमारे दोनों परिवारों का नया संबंध अभी बहुत नाजुक स्थिति में है। इसे बहुत सावधानी से सींचना पड़ता है। तुम अब केवल उस घर की बेटी ही नहीं, इस घर की बहू भी हो। उपहार लेना देना भी उचित समय और उचित स्थान पर ही अच्छा लगता है, नहीं तो यह अनावश्यक बोझ बन जाता है। मैं समझती हूँ मम्मी, मैं भावना की आवेग में बह गई थी। अब कभी आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगी। रूपाली क्षमा याचनापूर्ण स्वर में बोली। यह हुई ना बात, अब जरा मुस्कुरा दे। उदासी के बादल इस चांद के मुखड़े पर जरा भी नहीं जचते। कभी कोई समस्या हो तो हमसे पूछ लेना, हम संबंधों को निभाने के विशेषज्ञ हैं। तुम्हारी हर समस्या को चुटकियों में सुलझा देंगे। विनीला जी नाटकीय अंदाज में बोलकर हंस दी। लगभग 2 माह बाद रूपाली स्नान घर से निकली ही थी कि फोन की घंटी बज उठी। हेलो, रूपाली ने फोन कान से लगाया। अरे भाभी, कहिए, आज मेरी याद कैसे आ गई? ताना दे रही हो रूपाली? अब तक नाराज हो? नहीं भाभी, आपसे नाराज होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे सही राह दिखाई, जो स्वयं मेरे मम्मी पापा भी नहीं कर सके। तो कब आ रही हो मिलने? सभी को तुम्हारी याद आ रही है। मम्मी से पूछकर बताऊंगी। तब तक आप भी यहाँ का एक आध चक्कर लगा ही डालिए, रूपाली बोली। पता नहीं रूपाली के स्वर में व्यंग था या कोरा आग्रह, पर रिया मुस्कुराई। फिर चेहरे पर असीम संतोष के भाव तैर गए। क्या रूपाली को समझ आया उसका अपना कौन है? तो दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।